हेलो स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट मेंटल हेल्थ नर्सिंग की जो यूनिट है मूड डिसऑर्डर, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। पिछली वीडियो में हमने मैनिक एपिसोड और डिप्रेसिव एपिसोड के बारे में डिस्कस किया था और आज की इस वीडियो में हम बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर और पर्सिस्टेंट मूड डिसऑर्डर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर से। बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर ये भी एक मूड डिसऑर्डर होता है, जिसमें क्या होता है कि बाइपोलर, जैसे कि नाम से इसमें पता चल रहा है बाइपोलर, यानी कि इसके अंदर दोनों ही मैनिक और डिप्रेशन, दोनों ही डिसऑर्डर्स या दोनों ही एपिसोड एक ही पेशेंट में डिफरेंट समय में हमको देखने को मिल जाते हैं, तो इसलिए हम इसे बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर कहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में बाइपोलर मूड डिसऑर्डर अर्लियर नोन एज मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस। बाइपोलर डिसऑर्डर को पहले हम मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस के नाम से जानते हैं। Bipolar mood disorder is a disorder associated with episode of mood swings ranging from depressive low to manic high in the same patient at different time. Bipolar mood disorder है, ये जो डिसऑर्डर होता है ये एसोसिएट होता है मूड स्विंग के एपिसोड से, यानी कि इसमें जो सेम पेशेंट होता है, यानी कि एक ही पेशेंट होता है और जो डिफरेंट समय में वो डिप्रेसिव लो हो जाता है और बहुत ज़्यादा अत्यधिक मैनिक हो जाता है, यानी कि एक ही पेशेंट डिफरेंट समय में डिप्रेशन उसको हो जाता है और मेनिया उसको हो सकता है। इसके अलावा ऑनसेट यूजुअली अकर बिटवीन एज 20 एंड 30। इसका जो ऑनसेट रहता है वो 20 एज और 30 के बीच में रहता है। सिम्टम्स समटाइम अपीयर इन लेट चाइल्डहुड और अर्ली एडोलेसेंस। इसके जो सिम्टम्स हैं वो कभी अपीयर होते हैं, जो लेट चाइल्डहुड में हो सकते हैं और अर्ली एडोलेसेंस में हमको देखने को मिल जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। डेफिनेशन में बताया है कि बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिकरेंट एपिसोड ऑफ मेनिया एंड डिप्रेशन इन द सेम पेशेंट एंड डिफरेंट टाइम। बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर्स, इसके अंदर क्या होता है, मेनिया और डिप्रेशन के रिकरेंट एपिसोड हमको देखने को मिलता है एक ही पेशेंट में और डिफरेंट समय में, यानी कि एक ही पेशेंट यदि डिफरेंट समय में उसको मेनिया और डिप्रेशन हमको दिखाई देता है तो हम इसे बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन में F31.0 के अंदर बताया है कि पेशेंट बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर रहता है, लेकिन इसका जो करंट एपिसोड है वो हाइपोमेनिया रहता है। F31.1 के अंदर बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर रहता है पेशेंट, लेकिन इसका जो करंट एपिसोड है वो मेनिया रहता है, लेकिन इसके अंदर कोई भी साइकोटिक सिम्टम्स हमको देखने को नहीं मिलता है। F31.2 के अंदर पेशेंट बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर रहता है, लेकिन इसका जो करंट एपिसोड है वो मेनिया रहता है, लेकिन इसके साथ साथ हमको साइकोटिक सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं। F31.3 के अंदर पेशेंट बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर है, लेकिन इसका जो करंट एपिसोड है माइल्ड और मॉडरेट डिप्रेशन रहता है। F31.4 के अंदर पेशेंट बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर है, लेकिन इसका जो करंट एपिसोड है वो सीवियर डिप्रेशन, लेकिन इसके साथ साथ कोई भी साइकोटिक सिम्टम्स नहीं होते हैं। F31.5 के अंदर पेशेंट बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर है, लेकिन इसका जो करंट एपिसोड है वो सीवियर डिप्रेशन है और साथ साथ उसके साइकोटिक सिम्टम्स भी हमको देखने को मिलते हैं। F31.6 के अंदर पेशेंट बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, लेकिन इनका जो करंट एपिसोड है वो मिक्स्ड है, यानी कि डिप्रेशन और मेनिया दोनों ही इसके करंट एपिसोड में रहते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी एटियोलॉजी की। एटियोलॉजी में आता है आपका प्रीसाइज कोज अननोन, यानी कि इसके जो एक्यूरेट कोजेज हैं वो अननोन है, यानी कि हम कह नहीं सकते कि किस वजह से क्या है, कि एक्यूरेट तरीके से हम नहीं कह सकते किस वजह से ये बाइपोलर डिसऑर्डर होता है, लेकिन फिर भी हम इसको जेनेटिक, बायोकेमिकल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स से क्या है कि हम इसको बता सकते हैं कि हाँ भाई इसको ये इसके कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से ये बाइपोलर डिसऑर्डर हो सकता है। जेनेटिक और बायोकेमिकल और साइकोलॉजिकल फैक्टर, यानी कि इसमें इसके बारे में हमने आपको पहले बता दिया था मैनिक और डिप्रेसिव एपिसोड के अंदर। पीरियड ऑफ हाई स्ट्रेस सच एज डेथ ऑफ लव वन और अदर ट्रॉमेटिक इवेंट्स। इसके अलावा हाई स्ट्रेस के दौरान भी पेशेंट यदि हाई स्ट्रेस में, जैसे कि किसी लव वन की उसकी डेथ हो जाती है या फिर कोई भी ट्रॉमेटिक इवेंट घटित हो जाता है, तो उस दौरान भी पेशेंट जो है बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर हो सकता है। इसके अलावा ड्रग और अल्कोहल अब्यूज़, ड्रग और अल्कोहल का अब्यूज़ करने से, उसका दुरुपयोग करने से पेशेंट क्या है कि बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर हो सकता है। इसके अलावा स्लीप डिप्राइवेशन एंड हाइपोथायराइडिज्म, स्लीप डिप्राइवेशन और हाइपोथायराइडिज्म का एक कारण हो सकता है बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर का। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की।
क्लिनिकल फीचर्स, क्योंकि ये बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर है, इसके अंदर पेशेंट मैनिक हो जाता है कभी और कभी डिप्रेशन हो जाता है, इसलिए इसके अंदर जो क्लिनिकल फीचर है इसके मैनिक एपिसोड, मैनिक फेज और डिप्रेसिव फेज के आधार पर डिवाइड किए गए हैं। तो क्लिनिकल फीचर में पहला आता है आपका मैनिक फेज। मैनिक फेज में आता है आपका एक्सपेंसिव, ग्रैंडियस और हाइपर इरिटेबल मूड। इसके अंदर जो पेशेंट होता है उसका जो मूड होता है वो एलिवेटेड हो जाता है, उसके जो आइडियाज़ होते हैं वो ग्रैंडियस होते हैं, अपने आप को महान समझने लगता है और वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन उसके अंदर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटीज़, पेशेंट के अंदर साइकोमोटर एक्टिविटीज़ जो है इंक्रीज हो जाती है। एक्सेसिव सोशल एक्सट्रोवर्सन हो जाता है, यानी कि जो पेशेंट है वो सामाजिक जो जुड़ाव है उसका बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी है, टॉक एक्टिव है, लोगों से ज़्यादा बातचीत करता है, इसलिए जो उसका जो सोशल है वो एक मिलनसार हो जाता है, बहुत ज़्यादा तरीके से वो सोशल से जुड़ाव उसका हो जाता है। रैपिड स्पीच विद फ्रीक्वेंट टॉपिक चेंजेस, बहुत ज़्यादा रैपिड स्पीच रहती है, साथ में कोई भी टॉपिक अगर हम बात करते हैं उससे तो फ्रीक्वेंटली तरीके से क्या है कि वो टॉपिक को चेंजेस कर देता है। डिक्रीज नीड फॉर स्लीप एंड फूड, इसके अलावा जो स्लीप और फूड की जो आवश्यकता है उसके लिए डिक्रीज हो जाती है। इम्पल्सिविटी मतलब होता है बिना सोच समझे कार्य करना या परिणाम की कोई भी फिक्र न करना, तो इस तरीक़ा का जो बिहेवियर है पेशेंट का हो जाता है, बिना सोच समझे कोई भी जो फुलिश तरीके से कार्य करने लग जाता है, कोई भी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर देता है बिना कोई परिणाम की चिंता देखे हुए, बिना कोई नफ़ा नुकसान देखे वो किसी भी बिजनेस के अंदर अपना जो है वो इन्वेस्टमेंट कर देता है। इसके अलावा इम्पेयरमेंट जजमेंट, उसका जो जजमेंट है वो पुअर हो जाता है, इम्पेयर्ड हो जाता है। इसके अलावा पेशेंट डिप्रेसिव फेज में अगर जाता है तो उसका लो सेल्फ स्टीम हो जाता है, आत्मसम्मान जो होता है उसका कम हो जाता है, ओवरवेलमिंग हो जाता है, फीलिंग ऑफ होपलेसनेस से हो जाता है, उसकी जो फीलिंग है वो होपलेसनेस हो जाती है और अपैथी हो जाती है, यानी कि लैक ऑफ इमोशनल फीलिंग, यानी कि जो उसकी इमोशनल फीलिंग्स हैं वो भी क्या है कि जो भावना होती हैं वो भी क्या है कि कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा डिफ़िकल्टी कंसंट्रेशन और थिंकिंग क्लियरली, सही तरीके से वो किसी भी कार्य के लिए कंसंट्रेट नहीं कर पाता है और सही रूप से क्लियरली रूप से क्या है कि वो कोई भी बात, कोई भी आइडियाज़ हैं वो थिंक नहीं कर पाता, सोच नहीं पाता। साइकोमोटर रिटार्डेशन हो जाता है, एनहेडोनिया हो जाता है। एनहेडोनिया मतलब होता है लैक ऑफ प्लेजरेबल एक्सपीरियंस, यानी कि जो उसका जो प्लेजरेबल एक्सपीरियंस है वो कम हो जाता है। सुसाइडल आइडिएशन उसके आने लग जाते हैं, दिमाग के अंदर कई प्रकार के जो सुसाइड करने के आइडियाज़ उसके दिमाग में डेवलप होने लग जाते हैं, तो ये होता है आपका डिप्रेसिव फेज। तो यानी कि पेशेंट मैनिक फेज और डिप्रेसिव फेज दोनों फेज के अंदर होती है, तो दोनों प्रकार के जो सिम्टम्स हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की, तो इसमें बेस्ड ऑन साइन एंड सिम्टम्स, यानी कि साइन एंड सिम्टम्स के आधार पर हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं। हम पेशेंट को देख सकते हैं कि हाँ भाई पेशेंट के जो साइन एंड सिम्टम्स है मैनिक और डिप्रेसिव दोनों ही फेज के आ रहे हैं, तो हम इसको बाइपोलर डिसऑर्डर्स का डायग्नोस कर सकते हैं। इसके अलावा ICD-10 क्राइटेरिया के अनुसार भी हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट के अंदर वही जो मैनिक एपिसोड और जो डिप्रेसिव एपिसोड के हमने ट्रीटमेंट पढ़ा था उसी को ही हम कंटिन्यू करते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर हम लिथियम, वाल्पोरिक एसिड और कार्बोमेजापाइन, यदि पेशेंट मैनिक फेज में है तो हमको ये 3 जो ड्रग्स हैं वो हम उसको दे सकते हैं। इसके अलावा यदि वो पेशेंट डिप्रेसिव फेज में है तो हम एंटी डिप्रेसेंट जो ड्रग्स हैं वो हम उसको दे सकते हैं। और यदि पेशेंट के अंदर साइकोटिक सिम्टम्स यदि डेवलप हैं, वो दिखाई दे रहे हैं, तो हम उसको एंटीसाइकोटिक्स हम उसको ड्रग्स दे सकते हैं। तो ये तो होता है हमारा बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर। इसके बाद हम जो नेक्स्ट डिसऑर्डर है रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? रिकरेंट का मतलब होता है रिपीटेड एपिसोड, यानी कि पेशेंट जो है वो उसके डिप्रेशन जो है वो बार बार हो जाता है, बार बार एपिसोड उसके अंदर आते हैं, तो उसे हम रिकरेंट डिप्रेसिव एपिसोड कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि पेशेंट का पहले कोई भी हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए, कोई भी मूड एलिवेशन की या कोई भी मैनिक या हाइपोमैनिक की कोई भी हिस्ट्री उसकी नहीं होती है, और लास्ट 2 वीक्स के अंदर, मिनिमम लास्ट 2 वीक्स के अंदर उसके अंदर कम से कम एक एपिसोड जो है वो डिप्रेशन का उसके अंदर होना चाहिए। तो इसे हम रिकरेंट एपिसोड जो डिप्रेसिव डिसऑर्डर है वो हम उसको डायग्नोस कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दिस डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिपीटेड एपिसोड ऑफ डिप्रेशन विदाउट एनी हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट एपिसोड ऑफ मूड एलिवेशन, यानी कि इस प्रकार का जो डिसऑर्डर है रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, इसके अंदर क्या होता है कि जो पेशेंट है उसके अंदर रिपीटेड एपिसोड आते हैं डिप्रेशन के,
लेकिन इसके साथ साथ कोई भी ऐसी हिस्ट्री उसकी नहीं होती है कि इंडिपेंडेंट एपिसोड जो होता है मूड एलिवेशन का वो देखने को मिले। यानी कि पहले कभी उसको उसका जो मूड एलिवेशन है वो कभी नहीं हुआ होता है, और उसके बार बार जो डिप्रेशन के जो एपिसोड है बार बार यदि आ रहे हैं तो हम रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर है उसको क्या है कि डायग्नोस कर सकते हैं। देयर हैज़ बीन एट लीस्ट वन प्रीवियस एपिसोड लास्टिंग ए मिनिमम ऑफ 2 वीक्स, यानी कि पेशेंट का लास्ट 2 वीक्स के अंदर कम से कम एक एपिसोड जो है डिप्रेशन का वो होना चाहिए। एट नो टाइम इन द पास्ट हैज़ देयर बीन एनी हाइपोमेनिक और मैनिक एपिसोड, और पास्ट में कभी भी उसको कोई भी हाइपोमेनिक या मैनिक एपिसोड उसको नहीं होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि यदि पेशेंट को कोई भी मैनिक एपिसोड पहले नहीं है और लास्ट 2 वीक्स के अंदर उसको डिप्रेशन के फेज़ उसको रहा है, कम से कम एक फेज़ रहा है, और फिर दोबारा उसको बार बार अगर डिप्रेशन यदि हो रहा है तो हम उसको रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स कह सकते हैं। इसके क्लासिफिकेशन अगर हम देखते हैं तो 33.0 के अंदर आता है आपका मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, रिकरेंट एंड माइल्ड, यानी कि पेशेंट मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर कहलाएगा लेकिन रिकरेंट यानी कि उसको बार बार रहेगा और लेकिन माइल्ड रहेगा। तो और F33.1 के अंदर मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, रिकरेंट और मॉडरेट, यानी कि पेशेंट मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, बार बार उसको हो रहे हैं और लेकिन मॉडरेट हो रहे हैं। F33.2 के अंदर मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, रिकरेंट है और पेशेंट सीवियर तरीके से उसको डिप्रेशन हो रहा है, बार बार हो रहा है, लेकिन कोई भी साइकोटिक सिम्टम्स हमको देखने को नहीं मिल रहे हैं। F33.3 के अंदर पेशेंट मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, रिकरेंट है, बार बार हो रहे हैं और सीवियर भी है, लेकिन साइकोटिक सिम्टम्स जो है वो आपको वहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, तो वो आते हैं आपके F33.3 के अंदर। तो ये होता है आपके रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। इसमें जो इटियोलॉजी है, साइन एंड सिम्टम्स है, वो आपने जो पहले डिसऑर्डर्स हैं और जो डिप्रेसिव डिसऑर्डर है उसी की तरह होते हैं। उसका ट्रीटमेंट भी डिप्रेसिव एपिसोड्स की तरह ही हम ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका परसिस्टेंट मूड डिसऑर्डर। परसिस्टेंट मूड डिसऑर्डर जिसके अंदर ये लगातार जो मूड डिसऑर्डर है वो बना रहता है पेशेंट के अंदर, तो इसे हम परसिस्टेंट मूड डिसऑर्डर कहते हैं। इसका जो क्लासिफिकेशन है इसमें F34.0 के अंदर आता है आपका साइक्लोथीमिया, और F34.1 के अंदर आता है आपका डिस्थीमिया, और F34.8 के अंदर आता है अदर परसिस्टेंट मूड डिसऑर्डर, और F34.9 के अंदर आता है परसिस्टेंट मूड डिसऑर्डर अनस्पेसिफाइड। तो इस तरह से इसको क्लासीफाई किया गया है। इसमें हम साइक्लोथीमिया और डिस्थीमिया के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला आपका जो आता है वो आता है आपका साइक्लोथीमिया। साइक्लोथीमिया क्या होता है? साइक्लोथीमिया ये भी एक प्रकार का मूड डिसऑर्डर होता है, जिसमें क्या होता है कि बाइपोलर डिसऑर्डर की तरह ही इसमें भी जो दोनों डिसऑर्डर्स होते हैं वो रिकरेंट तरीके से अल्टरनेट तरीके से एक ही पेशेंट के अंदर डिफरेंट टाइम्स में हमको देखने को मिलते हैं। लेकिन अंतर इसमें ये होता है कि साइक्लोथीमिया के अंदर पेशेंट का जो डिप्रेशन होता है वो माइल्ड होता है और शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, और जो अल्टरनेट तरीके से दूसरा जो डिसऑर्डर होता है वो मेनिया का वो हाइपोमेनिया रहता है और वो भी शॉर्ट रहता है, और दोनों के बीच में जो पीरियड होता है वो पीरियड क्या है कि पेशेंट उसके अंदर उस दौरान नॉर्मल रहता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। साइक्लोथीमिया डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय शॉर्ट पीरियड ऑफ माइल्ड डिप्रेशन अल्टरनेटिंग विद शॉर्ट पीरियड ऑफ हाइपोमेनिया। साइक्लोथीमिया डिसऑर्डर इसके अंदर क्या होता है कि माइल्ड डिप्रेशन होता है, शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, और इसके साथ साथ अल्टरनेट तरीके से आपको हाइपोमेनिया भी हो जाता है शॉर्ट पीरियड के लिए। बिटवीन द डिप्रेसिव एंड मूड एंड मैनिक एपिसोड, यानी कि जब डिप्रेसिव और मैनिक एपिसोड जब होते हैं तो उन दोनों के बीच में जो ब्रीफ पीरियड ऑफ नॉर्मल मूड अकर, तो उन दोनों के बीच में जो पीरियड होता है उसके अंदर पेशेंट बिल्कुल एकदम उसका नॉर्मल मूड रहता है और नॉर्मल व्यक्ति की तरह वो कार्य करता है। इसके अलावा बोथ डिप्रेसिव एंड हाइपोमेनिक फेज आर शॉर्टर एंड लेस सीवियर देन बाइपोलर डिसऑर्डर। दोनों ही जो डिप्रेसिव हाइपोमेनिक फेज होती है वो दोनों ही शॉर्टर होती है, यानी कि बहुत कम रहती है, शॉर्ट में रहती है, और साथ में क्या है कि बाइपोलर डिसऑर्डर से लेस सीवियर वो रहती है। अब हम बात करते हैं इसकी एटियोलॉजी की। एटियोलॉजी में इसमें आता है जेनेटिक फैक्टर, यानी कि इसका मोस्ट लाइकली कॉजेज होता है जेनेटिक फैक्टर, यानी कि जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स है यदि उनमें साइक्लोथीमिया हमको देखने को मिलता है तो उनके जो बच्चे हैं उनके अंदर भी आपको साइक्लोथीमिया उनके अंदर हो सकता है। इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर, यदि फैमिली के अंदर किसी को भी बाइपोलर डिसऑर्डर है तो जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके अंदर भी क्या है कि साइक्लोथीमिया हमको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा मेजर डिप्रेशन, इसके अंदर भी हम मेजर डिप्रेशन यदि है तो ये भी एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से साइक्लोथीमिया हो सकता है। इसके अलावा सब्सटेंस अब्यूज़,
सुसाइडल इन मैनी पेशेंट। सब्सटेंस एब्यूज भी इसका एक कारण है। और जो सुसाइड है, कई पेशेंट के अंदर सुसाइड जो है अटेम्प्ट करने की सोचते हैं या आइडिया उनके दिमाग में आता है, तो वो भी क्या है कि एक साइक्लोथीमिया का जो है कोजेस हो सकता है। अब हम बात करते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स की। तो क्लिनिकल फीचर्स इसके जो है हाइपोमेनिक फेज और डिप्रेसिव फेज दोनों में कंप्लीट होता है। तो क्योंकि दोनों ही एपिसोड इसके अंदर आते हैं अल्टरनेट तरीके से, इसलिए इसमें जो क्लिनिकल फीचर्स है वो भी क्या है कि आपको दोनों दिखाई देते हैं। तो इसमें आता है आपका पहला हाइपोमेनिया। तो हाइपोमेनिया पेशेंट उसके अंदर होता है, यानी कि मैनिक रहता है, लेकिन उसके जो सिम्टम्स हैं मेनिया के वो बिल्कुल हाइपो रहते हैं। इसके अलावा हाइपर एक्टिविटी एंड फिजिकल रेस्टलेसनेस। पेशेंट जो है हाइपर एक्टिविटी करने लगता है और जो फिजिकल रेस्टलेसनेस है उसको हो जाती है। इरिटेबिलिटी और एग्रेसिवनेस, चिड़चिड़ापन और जो उसका एग्रेसिव है वो भी उसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है। ग्रैंडियोसिटी और इन्फ्लेटेड सेल्फ स्टीम। ग्रैंडियोसिटी जो आइडियाज़ हैं उसके आइडियाज़ जो है उसके दिमाग में है वो आने लग जाते हैं, अपने आप को महान या सुपर जो है वो आइडियाज़ दिमाग में आते हैं, और जो उसका सेल्फ स्टीम है वो इन्फ्लेटेड हो जाता है। इसके अलावा उसके जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है, और क्रिएटिविटी भी क्या है कि उसकी इंक्रीज रहती है। डिप्रेसिव एपिसोड के अंदर पेशेंट इंसोम्निया या फिर हाइपर सोम्निया उसको हो सकता है। फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी, पेशेंट अपने आप के अंदर इस प्रकार की फीलिंग हो जाती है इनएडिक्वेसी की, यानी कि वो एडिक्वेट नहीं है, कोई भी कार्य वो करता है तो वो उसको ऐसा एडिक्वेट नहीं लगता है। डिक्रीज प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी उसकी डिक्रीज हो जाती है। सोशल विड्रॉल वो हो जाता है। इसके अलावा लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन प्लेजरेबल एक्टिविटीज़, यानी कि जो प्लेजरेबल एक्टिविटीज़ है, जो मनोरंजक जो एक्टिविटीज़ होती है उसके अंदर उसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहता है। लेथार्जी हो जाता है पेशेंट, और सुसाइडल आइडियाज़ में उसके दिमाग में आने लग जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट में भी वही जो हम बाइपोलर डिसऑर्डर्स में देते हैं, यानी कि लिथियम वाल्पोरिक एसिड और कार्बनमेजापाइन, यानी कि मैनिक एपिसोड यदि उसके अंदर है, मैनिक फेज में है, तो पेशेंट को हम ये 3 ड्रग्स देते हैं। यदि डिप्रेशन में है तो हम वेरियस जो एंटी डिप्रेशन ड्रग्स हैं वो हम उसको दे सकते हैं। इसके अलावा इंडिविजुअल साइकोथेरेपी और जो कपल और फैमिली थेरेपी है वो भी हम देते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नर्सिंग इंटरवेंशन की। नर्सिंग इंटरवेंशन में आता है आपका एक्सप्लोर वे टू हेल्प पेशेंट कोप विथ फ्रीक्वेंट मूड चेंज। इसके अंदर क्या करते हैं, पेशेंट की हमको हेल्प करनी होती है ताकि कई प्रकार के जो वेज होते हैं, यानी कि जो रास्ते होते हैं उसको एक्सप्लोर करें, ताकि पेशेंट का जो फ्रीक्वेंट मूड चेंजेज होता है उसके साथ वो कोप अप कर सके। एनकरेज वोकेशनल अपॉर्चुनिटी दैट अलाउ फ्लेक्सिबल हावर्स। पेशेंट को साथ साथ में आपको एनकरेज करना है, वोकेशनल अपॉर्चुनिटी उसको देनी है, उसको अलाउ करना है, यानी कि उसको एक फ्लेक्सिबल आवर्स, यानी कि जब वो नॉर्मल रहता है पेशेंट तब उसको वोकेशनल अपॉर्चुनिटी एनकरेज करनी चाहिए। इसके अलावा एनकरेज पेशेंट विद आर्टिस्टिक एबिलिटी टू परस्यू देयर टैलेंट एज ए क्रिएटिव आउटलेट। पेशेंट को एनकरेज करना है, यानी कि उसके अंदर टैलेंट है, कोई भी आर्ट की एबिलिटीज़ है उसके अंदर, कोई कला है उसके अंदर, तो उसको एनकरेज करना है पेशेंट को कि वो अपने टैलेंट को निकाले और जो क्रिएटिव एक्टिविटीज़ हैं वो करें, ताकि उसका जो मूड चेंजेस हैं वो फ्रीक्वेंटली जो मूड चेंज होते हैं उसको क्या है कि हम सप्रेस कर सकें, और सही तरीके से क्या है कि जो अल्टरनेटिव तरीके से चेंजेस होते हैं मूड वो क्या है कि हम दबा सकें और सही कर सकें। तो ये तो होते हैं इसकी नर्सिंग इंटरवेंशन। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी, तो वो आएगी हमारी डिस्थीमिया के ऊपर। तो परसिस्टेंट मूड डिसऑर्डर्स के बारे में डिस्कस किया, जिसमें हमने साइक्लोथीमिया हमने आज पढ़ा, और जो इसका जो दूसरा पार्ट है डिस्थीमिया वो हम आपकी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपका जो मूड डिसऑर्डर है वो कंप्लीट हो जाता है। आज जो हमने पढ़ा इसके अंदर रिकरेंट डिप्रेसिव एपिसोड और बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, डिप्रेशन और मैनिक एपिसोड हम पहले ही पढ़ चुके हैं। थैंक यू वेरी मच।